काशिफ के घर के मरकज़ी दरवाज़े पर जब कुंडी बजने की आवाज़ आई तो अंदर सिहन में बैठी खतीजा के चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गए। उसने दरवाज़े की तरफ देखा और फिर गहरी ठंडी आ भरकर अपने शौहर काशिफ की तरफ रुख किया, जो पास ही कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। खतीजा ने तंजिया अंदाज में अपने हाथ नचोड़े और शौहर से मुखातिब होकर बोली कि लो जी, तुम्हारी बहन दोबारा आ गई। तुम्हारी बहन कभी हमें सुख का सांस नहीं लेने देगी। ये फिर कोई ना कोई सवाल लेकर आ गई है, अपनी कोई मजबूरी बताएगी और फिर वही रोज़ का रोना धोना शुरू हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस घर का रास्ता ये औरत कब भूलेगी। काशिफ ने अखबार को थोड़ा नीचे किया और अपनी बीवी के चेहरे पर फैली चिड़चिड़ाहट देखी और धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला कि तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो खतीजा? मेरी माँ के पास ऐसा क्या रखा है जो वो अपनी इस बेटी को दे देगी? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि माँ की सारी पेंशन मेरे पास होती है और एक एक रुपया मेरे हिसाब में ही रहता है। ऐसे परेशान मत हो, वो चाहकर भी राहत को कुछ नहीं दे सकती। तुम बस सुकून से बैठो और देखो क्या होता है। इतने में राहत अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी के गहरे असरात साफ नुमायाँ थे। उसने जैसे ही अपने भाई काशिफ और भाभी खतीजा को देखा, एक आस के साथ बुलंद आवाज़ में सलाम किया। काशिफ ने अखबार से नज़रें हटाए बग़ैर निहायत वाजबी सा ऐसे ही सरसरी सा जवाब दिया, जबकि खतीजा ने तो सलाम का जवाब देना ही मुनासिब ना समझा। उसने राहत की तरफ देखा भी ना और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। राहत को ये बात बहुत बुरी महसूस हुई थी। उसके दिल को एक धचका सा लगा था कि वो अपनों के घर आई है, लेकिन उसका इस्तकबाल इस कदर ठंडा और बेहिसी से भरा हुआ है। हालांकि वो 2 महीने बाद आई थी। वो कुछ पल खामोश खड़ी रही, फिर हिम्मत जमा करके आगे बढ़ी और फिर नरमी से बोली, भाभी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है या फिर आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ हैं? खतीजा ने झूठ मूठ के ऐसे ही ड्रामा किया और बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुमसे भला क्यों नाराज़ हूँ? राहत ने दुखी लहजे में कहा, लेकिन भाभी, आपने तो मेरे सलाम का जवाब देना मुनासिब ना समझा। मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ और 2 महीने बाद इस घर में आई हूँ। मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आती। खतीजा ने बात बनाते हुए अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ इशारा किया और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं राहत। वो दरअसल फ़ोन पर काफ़ी मसरूफ़ थी, अपनी बहन से एक ज़रूरी बात कर रही थी, तो मेरा ध्यान तुम पर नहीं गया। अच्छा ये बताओ, कैसी हो, सुनाओ, और तुम्हारा वो बेटा कैसा है? कैसी तबीयत है अब तुम्हारे बेटे की? खतीजा के इस सवाल पर राहत की आंखों में फ़ौरन आंसू तैरने लगे। एक माँ का दर्द उसके लहजे से झलकने लगा। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, बस भाभी, दुआ करें, हालत कुछ ठीक नहीं है। अजलान के पेट में फिर से पानी जमा हो जाता है, उसका पेट फूल जाता है, ना वो कुछ खाता है ना ही पी सकता है। दिन ब दिन वो कमज़ोर हो रहा है। मैं उसे इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ। खतीजा ने हमदर्दी जताने की बजाय तंज और नुक्ताचीनी का रास्ता इख्तियार किया और सख्त लहजे में वह कहने लगी कि तो फिर ऐसे में अपने बेटे का किसी बड़े अच्छे अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवाती तुम? यहाँ वहाँ चक्कर काटने का क्या फ़ायदा? अपने शौहर नासिर से कहो कि वो कहीं से कर्जा ले, किसी दोस्त के आगे हाथ फैलाए और पैसे मांगे, ताकि बच्चे का अच्छे से किसी अच्छे अस्पताल में ढंग से इलाज हो सके। सच कहूँ तो बड़ी ही तुम नाकदरी औरत हो। मैं हैरान हूँ तुम पर। अल्लाह ने तुम्हें चाँद सा बेटा दिया है और तुम हो कि तुम्हें अपने बच्चे की परवाह तक नहीं, बस हाथ पे हाथ धरे ऐसे ही बैठी हो। राहत ने भाभी की इस तल्ख और दिल दुखाने वाली बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि वह जानती थी कि बहस करने से कुछ हासिल नहीं होगा और बात बिगड़ जाएगी। वह खामोशी से अपने आंसू पोंछती हुई सिहन से गुजरकर अपनी बूढ़ी माँ मजीदा के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपनी माँ मजीदा को देखा, जो चारपाई पर बैठी हुई थी। राहत अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और उसकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मुझे अजलान के इलाज के लिए इस वक्त 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मैंने पहले आपसे नहीं कहा, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। हमारे पास जो कुछ था वो हमने अपने बेटे के इलाज पर लगा लिया है। अब हमारे पास 1 रुपया बाकी नहीं बचा। अम्मा, आप काशिफ भाई से बात करें, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो उनसे कहें
کہ وہ اس مہینے کی پینشن جو آپ کی پینشن ہے وہ مجھے دے دے۔ اگر وہ پیسے مل جائیں گے، تھوڑے سے پیسے ہم نے بھی جمع کیے ہیں، ہم اپنے بیٹے کا بڑے ہسپتال میں علاج کروا سکتے ہیں، شاید اس کی جان بچ جائے۔ مجیدہ نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بچی، تمہیں اس بار فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، تم حوصلہ رکھو، میں خود تمہارے بھائی کاشف سے بات کروں گی، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے کہوں گی کہ وہ ضرور میری پینشن تمہیں دے دے، کم از کم 1 مہینے کی پینشن وہ تمہیں دے دے، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ ماں کی باتیں سن کر راحت کو تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھنے کے بعد جب راحت واپس اپنے گھر جانے لگی تو ختیجہ جو باورچی خانے کے پاس کھڑی تھی وہ بول اٹھی، راحت، تم اتنے جلدی گھر واپس جا رہی ہو؟ ذرا بیٹھو تو، ابھی تو تم آئی ہو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں۔ راحت نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں بھابھی، آپ ایسے تکلیف نہ کریں، میرا اپنا گھر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ اذلان گھر میں اکیلا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں جلد واپس جانا چاہتی ہوں۔ ختیجہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جو بات میں نے تمہیں کہی ہے اس پر ضرور عمل کرنا، اس بات پر غور کرنا، یہ تمہارے بیٹے کی صحت کا معاملہ ہے، یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھی رہا کرو، چاہے تمہیں اپنے بچے کے لیے اپنے زیورات ہی کیوں نہ بیچنے پڑیں، یا جو کچھ جائیداد ہے، پراپرٹی باقی بچی ہے، اسے بیچ ڈالو، لیکن اپنے بیٹے کا بس علاج کرواؤ اور اس گھر سے زیادہ امیدیں وابستہ نہ کر لینا، ہم خود بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ راحت نے بس خاموشی سے سر ہلایا اور بھاری قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی۔ راحت کے جانے کے بعد مجیدہ اپنے کمرے سے اٹھی، لاٹھی کی ٹیک لیتی ہوئی وہ اپنے بیٹے کاشف کے پاس آئی، اس کا چہرہ بیٹی کے غم سے نڈھال تھا۔ اس نے کاشف کے پاس بیٹھ کر بہت پیار اور عاجزی سے کہا کہ بیٹا کاشف، تمہاری بہن راحت اس وقت بہت مجبور ہے، لاچار ہے، میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی کتنی پریشان ہے، اس کا اکلوتا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا۔ بیٹا، پچھلے 10 سال سے تم میری پینشن کا 1 روپیہ اپنے اور اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہو، اس گھر پر خرچ کرتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے آج تک تم سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں مانگا اور نہ ہی کبھی اعتراض کیا ہے، بس میں آج تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس مہینے کی 1 تاریخ کو جو پینشن آئے وہ تم راحت کو دے دینا، اسے اس وقت پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، وہ تمہیں دل سے دعا دے گی۔ کاشف نے اپنی ماں کی بات سنتے ہی شدید غصے اور ناگواری سے ماں کی طرف دیکھا اور پھر سخت لہجے میں کہنے لگا، ماں، میں نے راحت کا کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا، کیا میرے اپنے کوئی اخراجات نہیں ہیں؟ کیا اس گھر کے اخراجات نہیں؟ تمہاری دوائیوں پر بھی ہر مہینے کافی خرچ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی آج کل مہنگائی کتنی زیادہ ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے۔ میں پینشن میں سے راحت کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ راحت کی شادی پر میں نے پہلے ہی کافی خرچ کر لیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے اس کی شادی پر ختم کر دیا، اب میں مزید وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، اپنی بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کاشف نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر مزید زہر اگلتے ہوئے کہا کہ وہ ناصر بھائی، اسے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا، اپنے بیٹے کے بارے میں، فیملی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ اذلان ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ناصر خود کوئی کام دھندہ کیوں نہیں کرتا، نہ وہ مزدوری کرتا ہے، کہیں سے تھوڑا بہت قرض لے کر وہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا ہے، کوئی کریانہ کی دکان ہی کھول لے، لیکن نہیں، وہ ایسے ہی فضول بس گھومتا رہتا ہے، ہر وقت دوسروں سے آس لگانا، یہ کہاں کی شرافت ہے۔ مجیدہ خاموشی سے اپنے بیٹے کی باتیں سنتی رہی، اسے اپنے بیٹے سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی کبھی مجیدہ نے راحت یا گھر کے کسی معاملے پر کاشف سے بات کی تھی تو اس نے ہمیشہ ایسا ہی روکھا، بے حس اور سخت جواب دیا تھا۔ مجیدہ اپنی بیٹی راحت کی بے بسی پر خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن اس کا بیٹا کاشف اس قدر نافرمان، خود غرض ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی کسی ایک بات پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن راحت سے ایسا لا تعلق اور بیگانہ رویہ اختیار کر لیا تھا جیسے وہ اس کی کوئی بہن ہے ہی نہیں بلکہ کوئی دور کی اجنبی عورت ہو۔ دن ڈھل چکا تھا، رات کی تاریکی نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، گرمی اور حبس کی وجہ سے ماحول ویسے ہی بھاری ہو چکا تھا۔
अचानक आधी रात के वक्त पूरे इलाके की बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। पंखे बंद होते ही कमरों में हबस और गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। इसी अंधेरे में मजीदा, उसकी आंख खुल गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसका हलक शदीद प्यास की वजह से सूख रहा था। बोलने में दुश्वारी हो रही थी। उम्र के इस हिस्से में ये नज़र की कमज़ोरी की वजह से वो अंधेरे में खुद उठकर किचन जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इससे पहले भी वो चलते हुए गिरी थी। उसे डर था कि कहीं अंधेरे में पाँव ना फिसल जाए और वो दोबारा गिर ना जाए। उसने इंतहाई निढाल आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा, काशिफ, काशिफ बेटा, मेरी बात सुन रहे हो? पहली आवाज़ पर काशिफ के कमरे से कोई जवाब तक ना आया। काशिफ गहरी नींद में था और गर्मी की वजह से पहले ही बिस्तर पर बेचैन था। मजीदा ने प्यास से बेहाल होकर ज़रा ऊंची आवाज़ में दोबारा पुकारा, काशिफ बेटा, काशिफ मेरी बात सुनो। वो गुस्से में अपने बिस्तर से उठा और फिर घराते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे किसी दुश्मन से वो मुखातिब हो रहा हो। उसने माँ के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर चीखते हुए कहा, क्या बात है अम्मा, क्या मसला है? क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो? रात के इस पहर न खुद सोती हो, न मुझे सुकून से सोने देती हो। इससे पहले भी बिजली की वजह से मैं काफ़ी परेशान। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मजीदा ने अपने सूखे होंठों पर ज़ुबान फेरी और आजिज़ी से कहा, बेटा काशिफ, मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही है। हलक सूख रहा है। अंधेरा बहुत ज़्यादा है। मुझसे चला नहीं जाता। ज़रा किचन से एक गिलास पानी ला कर दो। काशिफ के दिल में माँ की ये आजिज़ाना इल्तिजा सुनकर ज़रा भी उसे माँ पर रहम न आया। उसने पानी का एक गिलास लाने की बजाय उल्टा अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को घूरा और इंतहाई सख्त और बेरहम लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि माँ, मेरी बात सुन लें। अगर आपने दोबारा ऐसे ही मुझे नींद में आवाज़ दी या मेरी नींद ख़राब की तो मैं आपकी ये चारपाई उठाकर गली में फेंक दूंगा। ये क्या मसला है? सारा दिन का थका हारा मुझे रात को कोई सोने क्यों नहीं देता? चुपचाप पड़ी रहो और मुझे सोने दो। ये कहते हुए काशिफ ने पैर पटके और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये अल्फाज सुनकर मजीदा का दिल दहल किया। वो खौफ से सहम गई। जिस बेटे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, आज वही बेटा उसे गली में फेंकने की धमकी दे रहा था। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहकर कनपटियों की तरफ बहने लगे। लेकिन उस साबिर माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। गुज़रते हुए हर दिन के साथ काशिफ का रवैया अपनी माँ के साथ बद से बदतरीन होता जा रहा था। घर में न उसे माँ की सेहत की कोई परवाह थी, न उसकी बुनियादी ज़रूरियात की। प्यास की शिद्दत जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मजीदा खुद ही उसने फ़ैसला किया कि वो बिस्तर से उठेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी चारपाई से उठी, दीवार का सहारा लेते हुए नीचे उतरी और कोने में रखी अपनी लाठी तलाश की। लाठी की टेक लगाकर इंतहाई एहतियात से कदम फूंक फूंक कर वो रख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में किचन की तरफ वो बढ़ गई। किसी तरह किचन में पहुंचकर उसने मटके से पानी का एक गिलास भरा और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीकर जब वो वापस अपने कमरे में आई और चारपाई पर लेट गई तो उसके दिल से अपने जालिम नाफरमान बेटे के लिए कोई बद्दुआ ना निकली। वो हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ करती कि अल्लाह ताला इसे हिदायत दे। एक माँ का दिल जितना भी ज़ख्मी क्यों ना हो, वो औलाद के लिए बुरा नहीं सोच सकती। मजीदा ने अपने कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए और धीमी आवाज़ में दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे काशिफ को हिदायत दे दे। इसका दिल सख्त है। परवरदिगार, मैं अपने बेटे के लिए कोई बद्दुआ नहीं चाहती, बस मैं यही चाहती हूँ कि तू इसे सीधा रास्ता दिखा, इसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। वो रात मजीदा ने जाग कर और अपने बेटे की हिदायत की दुआएं मांगते हुए काट ली। अगली सुबह अभी सूरज की किरणें पूरी तरह फैली नहीं थी कि काशिफ के घर में अचानक चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। खतीजा अपने कमरे में गई और फिर धाड़े मारकर ज़ोर से चीखने लगी। कमरे का सामान इधर उधर फेंक रही थी, ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे सोने के कंगन वो नज़र नहीं आ रहे। मैंने कल रात अलमारी में ही रखे थे लेकिन वहाँ से गायब हैं। काशिफ, जो बिस्तर से उठकर कपड़े बदल रहा था, बीवी का ये शोर सुनकर घबरा गया और बोला, खतीजा, क्यों सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर रही हो? पूरे मोहल्ले को सर पर तुमने उठा रखा है। गौर से देखो, कौन उठाएगा तुम्हारे वो कंगन? ठीक से चेक करो, सारे कमरे में ढूंढो, कहीं ना कहीं वो पड़े होंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही परेशान हो रही हो।
खतीजा ने झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए और सीना पीटते हुए कहा, नहीं मिल रहे काशिफ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैंने पूरे कमरे की तलाशी ले ली है, कोचा कोचा मैंने छान मारा है। मेरे 5 लाख के वो कंगन बहुत कीमती हैं, कोई मामूली चीज़ नहीं थे मेरे लिए। हो ना हो ये कंगन आपकी माँ जी ने ही चुराए हैं। काशिफ ये सुनकर एक लम्हे के लिए हैरान हुआ और बीवी से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? माँ ऐसा क्यों करेगी? खदीजा ने फ़ौरन जहर उगलते हुए कहा, मैं कोई बेवकूफ़ी की बातें नहीं कर रही, मैं ठीक कह रही हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? रात को जब बिजली चली गई थी तो आपकी माँ पानी पीने के बहाने किचन में गई थी और फिर किचन में जाते वक्त वो मेरे कमरे में दाखिल हुई थी, मैंने खुद देखा था। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर वो कंगन उठा लिए। खतीजा के जहन में शकूक व शुबाहात, नफ़रत का भूत सवार हो चुका था। वो गुस्से में पाँव पटकती हुई सीधी अपनी सास मजीदा के कमरे में घुस गई। बग़ैर किसी लिहाज के बूढ़ी सास की तलाशी लेने लगी, उसके कपड़े चेक करने लगी। उसने चारपाई के बिस्तर तकिए मजीदा के कपड़ों की तलाशी शुरू कर दी थी। मजीदा ये देखकर हैरान थी और दुखी दिल के साथ बोली कि बहू, कुछ खुदा का खौफ करो। उम्र के इस हिस्से में, ज़िंदगी के इस आखिरी मोड़ पर मैं क्यों चोरी करूंगी तुम्हारे कंगन? मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे उन ज़ेवरात से क्या लेना देना? लेकिन खतीजा पर जुनून सवार था। जब बिस्तर और कमरे से कंगन बरामद ना हुए तो खतीजा ने और ज़्यादा चिल्लाते हुए कहा, हो न हो रातों रात आपने वो कंगन अपने दामाद नासिर के हवाले कर दिए हैं। वो रात को ज़रूर यहाँ आया होगा ताकि वो नासिर इन कंगन को बेचकर अपने बेटे अजलान का इलाज करवा सके। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मैं जानती हूँ, इसलिए तुम रात को बाहर निकली थी, दरवाजे पर भी गई थी। काशिफ जो अब तक खामोश था, बीवी की इस बात पर जल भुन गया। वो फ़ौरन अपनी माँ के करीब आया और सख्त लहजे में अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं अब नासिर के घर जा रहा हूँ। अगर मेरी बीवी की बात दुरुस्त साबित हुई और वो कंगन वहाँ से बरामद हुए तो याद रखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। काशिफ के चेहरे पर गुस्से और हमाकत की इंतहा थी। वो बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर किसी सबूत के अपनी माँ और बहनोई पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर फ़ौरन नासिर के घर रवाना हो गया। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन वो अकेला नहीं गया बल्कि रास्ते में थाने जाकर पुलिस को भी वो अपने साथ ले गया ताकि अपने ही ख़ानदान को जलील और रुसवा कर सके। काशिफ जब पुलिस की गाड़ी को अपने साथ लिए नासिर के घर के बाहर पहुंचा तो गली के लोग भी आज ये मंज़र देखकर हैरान थे कि ये अचानक इसे क्या हो गया, क्यों पुलिस लेकर यहाँ आया है। काशिफ ने बग़ैर किसी लिहाज के नासिर के घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी। राहत जो सिहन में बर्तन धो रही थी, दरवाज़े की शदीद आवाज़ सुनकर उठी क्योंकि उसका शौहर वो नाश्ता कर रहा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला और सामने अपने सगे भाई काशिफ को खड़ा देखा तो एक लम्हे के लिए उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। काशिफ पूरे 5 साल बाद इस घर के दरवाज़े पर आया था। जब से उसकी बहन की शादी हुई थी वो बहन के दरवाज़े पर नहीं आया था। राहत ने अपने दुख भूलकर जज्बाती अंदाज में कहा कि काशिफ भाई, आप हमारे इस गरीब खाने पर आए हैं, आए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। लेकिन राहत की ये खुशी बस कुछ लम्हात के लिए थी। उसकी नज़र अचानक काशिफ के पीछे खड़ी पुलिस की गाड़ी और वर्दी पोश एहलकारों पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पाँव कांपने लगे कि ये क्या माजरा है। उसने घबरा कर पूछा, भाई भाई ये पुलिस किस लिए आई है? खैरियत तो है? क्या हुआ है? काशिफ ने अपनी बहन की किसी बात का कोई जवाब ना दिया बल्कि नफ़रत से उसका हाथ झटकते हुए उसे दरवाजे से परे हटाया और फ़ौरन पुलिस को इशारा किया। पुलिस के साथ घर के अंदर वो दाखिल हो गया। पुलिस एहलकारों ने बग़ैर किसी इजाज़त के पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। कमरों की चीज़ें वो इधर उधर फेंक रहे थे, हर कोने को वो चेक कर रहे थे। नासिर उस वक्त सिहन में बैठकर नाश्ता कर रहा था। घर में यूं अचानक पुलिस का धावा और काशिफ का ये गज़बनाक चेहरा देखकर वो दंग रह गया। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठा और काशिफ के करीब आकर इंतहाई शाइस्तगी से बोला, काशिफ भाई, ये क्या मसला है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई बात थी तो आप बताते। आखिर बात क्या हुई है? बग़ैर इजाज़त पुलिस हमारी 4 दीवारी के अंदर कैसे दाखिल हो गई? ये तो गैर कानूनी है। हमने ऐसा कौन सा गुनाह, कोई जुर्म तो नहीं किया? काशिफ ने अपने बहनोई को गुस्से से घूरा और इंतहाई गरूर के साथ बोला,
अब तो ये तुम्हें थाने जाकर ही पता चलेगा। नासिर, तुम इतने चालाक, आधी रात को हमारे घर आकर वो कंगन ले गए। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लें। यही चोर है जो आधी रात को मेरी बीवी के 5 लाख के कंगन चुरा कर यहाँ मज़े से नाश्ता कर रहा है। इंस्पेक्टर ने काशिफ की बात सुनते ही अपने एहलकारों को इशारा किया। पुलिस ने फ़ौरन नासिर को दबोच लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डालने लगे। राहत, वो बहुत परेशान थी। अपने शौहर की ये हालत देखकर वो बदहवास हो चुकी थी। वो रोती हुई अपने भाई काशिफ के सामने हाथ जोड़ रही थी, माफ़ी मांग रही थी, इल्तिजा करने लगी। भाई, खुदा के लिए मेरी बात समझें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा मत करें, हमारी बदनामी हो रही है। नासिर ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये कभी चोरी नहीं कर सकता। भाई, आपको कोई बड़ी गलत फहमी हुई है, हमारे ऊपर रहम करें। लेकिन काशिफ के दिल पर जैसे पत्थर पड़ चुका था। उसने अपनी रोती हुई बहन को पाँव से ठुकरा दिया और पुलिस वालों से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसे गाड़ी में डालें, थाने ले जाकर इसे ऐसा सबक सिखाएं कि ये सच ज़रूर उगलेगा, मुझे यकीन है। पुलिस नासिर को घसीटते हुए वो थाने ले गई। थाने के बंद कमरे में नासिर पर बेपनाह और बेरहमाना तशद्दुद किया गया। उसे लाठियों से, बेल्टों से मारा गया। नासिर दर्द की शिद्दत से चीखता रहा, रोता रहा और कस्में खा रहा था कि मेरा अल्लाह गवाह है कि मुझे नहीं मालूम ये कंगन कहाँ गए। मैंने कोई चोरी ज़िंदगी में नहीं की, मैं तो बेगुनाह हूँ। लेकिन उन जालिम पुलिस वालों को नासिर की किसी बात पर रहम ना आया, ना ही उन्होंने नासिर का यकीन किया, क्योंकि काशिफ ने इंस्पेक्टर को कुछ पैसे दिए थे और उससे सख्त हिदायत की थी कि जब तक ये सच ना बोले और कंगन वापस ना करे, आप मेरे इस बहनोई को मारते रहें। ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये चोर है। पुलिस के इस तशद्दुद और मारपीट के नतीजे में बेचारे नासिर की एक टांग की हड्डी बुरी तरह टूट गई। वो दर्द से निढाल होकर बेहोश हो गया, लेकिन जालिमों को फिर भी उस पर रहम ना आया। दूसरी तरफ काशिफ के घर में खतीजा अपने कमरे की सफाई कर रही थी। वो बदहवासी की हालत में सास को कोस भी रही थी। अचानक उसकी नज़र अलमारी के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहाँ उसने देखा कोई चीज़ चमक रही थी। उसने गौर से देखा, अलमारी और दीवार के दरमियान छोटे से फासले में सोने के वही दोनों कड़े वो पड़े थे। उसे यकीन ना आया। फिर उसने लाइट से देखा, मोबाइल की लाइट ऑन की तो वो दोनों कड़े वहीं पड़े थे। दरअसल वो कंगन चोरी नहीं हुए थे, बल्कि अलमारी में से नीचे गिरकर पीछे चले गए थे। कंगन मिलते ही खदीजा के हाथ पांव वो फूल गए। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा उससे इस बात का भी खौफ महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर दिया। उसने फ़ौरन काशिफ को फ़ोन मिलाया। काशिफ उस वक्त थाने के बाहर मौजूद था। जब फ़ोन की घंटी बजी, खतीजा ने घबराई हुई आवाज़ में कहा कि काशिफ, वो बात दरअसल ये है कि वो कंगन मिल गए हैं। वो चोरी नहीं हुए थे, अलमारी के पीछे पड़े थे, शायद अलमारी से नीचे गिर गए थे। आप फ़ौरन वापस आ जाएं। ये सुनकर काशिफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने अपनी बीवी को फ़ोन पर कहा कि तुम कितनी अहमक हो। उसने फ़ौरन इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारे कंगन मिल चुके हैं, वो घर में ही थे, आप नासिर को छोड़ दें। पुलिस ने अधमोई और टूटी हुई टांग वाले नासिर को थाने से बाहर फेंक दिया। राहत, जो थाने के बाहर घुटनों के बल घंटों रो रही थी, दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह मेरे शौहर की मदद फरमा। जब उसने अपने शौहर को इस हाल में देखा, उसका कलेजा मुंह को आ गया। नासिर की टांग टूट चुकी थी और वो शदीद दर्द से कराह रहा था। राहत अपने बेगुनाह और ज़ख्मी शौहर को जैसे तैसे करके हस्पताल ले गई। एक तरफ तो उसके दिल में अपने मासूम बेटे अजलान की बीमारी का दुख ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि दूसरी मुसीबत आन पड़ी जिसके इलाज के लिए अभी तक उसे पैसे नहीं मिले थे। अब दूसरी तरफ उसके बेगुनाह शौहर को भी अपनों की बेहिसी और जुल्म की वजह से अपाहिज बना दिया गया। टांग टूटने की वजह से नासिर बिस्तर से लग गया। वो कई महीने घर में रहने पर मजबूर हो गया। ना ही वो कोई मजदूरी कर सकता था, ना ही कोई दूसरा काम धंधा। घर में फाकों की नौबत आ गई। ऐसे सख्त तरीन हालात में राहत ने हिम्मत ना हारी। वो अपने शौहर और बेटे का सहारा बनी। उसने लोगों के घरों में काम किया, झाड़ू पोछे लगाए, बर्तन धोने का काम भी उसने शुरू किया। दिन रात मेहनत की, मशक्क़त करने के बाद जो थोड़ा वक्त बच जाता था, उसमें वो मोहल्ले वालों के कपड़े सिलाई करती। इस तरह दिन रात एक करके वो अपने बीमार बेटे अपाहिज शौहर का पेट पाल रही थी और घर का निज़ाम चला रही थी। जब मजीदा को मालूम हुआ कि उसके बेटे काशिफ की हठ धर्मी
بے بنیاد الزام اور پولیس کو رشوت دینے کی وجہ سے اس کے بے گناہ داماد ناصر کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور وہ بستر سے لگ گیا ہے، عیب دار ہو چکا ہے، تو مجیدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے مظالم کو ایک حد تک تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب بات دوسرے بے گناہ رشتوں کی تباہی پر آ جائے، اپنی بیٹی کے دکھوں پر آ جائے، تو اس کا دل کا ٹوٹنا لازمی تھا۔ مجیدہ کا دل اپنے بیٹے کاشف کے اس ظالمانہ اقدام سے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس ظالم اور اس بدبخت بیٹے کے گھر میں ایک پل نہیں رہے گی۔ وہ اپنی لاٹھی کی ٹیک لیتی ہوئی قدم قدم پر گرتی سنبھلتی گھر سے باہر نکل آئی اور سیدھی اپنے پڑوس میں رہنے والی زینب کے گھر چلی گئی۔ مجیدہ کے چہرے پر غم تھا، مجیدہ کے چہرے پر غم اور ندامت کے گہرے تاثرات تھے۔ اس نے زینب کے گھر کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی ایک گہری آہ بھری اور پھر زارو قطار رونے لگی۔ زینب نے گھبرا کر اسے سنبھالا، پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا کہ مجیدہ خالہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اس عمر میں اس حال میں اتنی پریشان ہیں، رو رہی ہیں۔ مجیدہ نے آنسو پوچھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ بس زینب بیٹی، کیا پوچھتی ہو؟ ذرا دیکھو تو کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا بیٹا ایسا نکلے گا۔ جس بیٹے کو میں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا، اپنے خون سے سینچا، آج اسی بیٹے نے مجھ پر، اپنی ماں پر چوری کا الزام لگایا اور میرے بے گناہ داماد کی ٹانگ تڑوا دی۔ اب میری غیرت اور میرا ضمیر مجھے اس گھر میں ایک لمحہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اب اس کاشف کے گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر مجیدہ نے زینب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹی، اگر مجھ پر ایک احسان کرو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ تم سے ایک التجا ہے، اپنے بیٹے عامر سے کہو کہ وہ مجھے اپنے رکشے میں بٹھا کر میری بیٹی راحت اور ناصر کے گھر چھوڑ آئے۔ اب میں اپنی زندگی کے باقی دن اپنی اس غریب مظلوم بیٹی کے پاس ہی گزاروں گی۔ وہ کم از کم دل سے میری عزت تو کرے گی، اور اگر مجھ سے ہو سکا تو میں اپنی پینشن وہ بھی اپنی بیٹی کی ہتھیلی پر رکھوں گی۔ زینب نے مجیدہ کا ہاتھ تھاما اور ہمدردی سے کہا، خالہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں عامر کو فون میں نے کیا ہے، وہ ابھی بازار سے واپس آتا ہوگا اور آپ کو بحفاظت راحت کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ آپ تب تک سکون سے یہاں آرام کریں۔ دوسری طرف کاشف جب شام کو کام سے واپس گھر آیا تو اس نے صحن خالی دیکھا۔ اسے اپنی ماں نظر نہ آئی جو کہ چارپائی پر ہی رہتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی خدیجہ کو آواز دی، خدیجہ ماں کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ خدیجہ نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے بے نیازی سے شانے اچکائے اور بولی، وہ آپ کی ماں مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو کر پڑوسیوں کے گھر چلی گئی ہے، وہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ یہ سنتے ہی کاشف کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اپنی بیوی خدیجہ پر شدید غصہ ہوا اور کہا کہ تم سے بڑی بے عقل بے وقوف عورت میں نے نہیں دیکھی۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر دیا۔ تمہیں کیا اندازہ بھی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ خدیجہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں جانتی ہوں جتنے آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، کیوں اتنی آپ کو فکر ہو رہی ہے اس کی؟ وہ تو خود باضد تھی اور جا رہی تھی، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ کاشف نے غصے سے اپنا سر پکڑ لیا اور گڑاتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف عورت، اگر ماں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اس نے اپنی پینشن کا اکاؤنٹ بدلوا دیا یا اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو کل کو یہ جو 80,000 روپے ماہانہ پینشن یہ پچھلے 10 سال سے جو میں لے رہا ہوں، یہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر سوچو ہماری کیا حالت ہوگی، ہمارا ماہانہ خرچ کیسے نکلے گا؟ تم نے ماں کو جانے کیسے دیا بے وقوف؟ کاشف کی اس بات پر خدیجہ کے بھی طوطے اڑنے لگے اور وہ کہنے لگی، ہاں میں نے اس اینگل سے تو سوچا نہیں تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو ماں سے کوئی ہمدردی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کی ساری فکر صرف 80,000 روپے کی پینشن سے جڑی ہوئی تھی جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کی جیب میں آ جاتی تھی۔ کاشف نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً وہ پڑوسیوں کے گھر چل پڑا۔ اس نے زینب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اور سامنے اپنی بوڑھی ماں مجیدہ کو دیکھا تو اس نے فوراً اپنی چالاکیاں ڈرامے بازیاں شروع کی، رونا دھونا شروع کیا۔ وہ بغیر کوئی سوچے سمجھے زینب اور محلے کے دیگر لوگوں کے سامنے ڈرامائی انداز میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور پھر روتے ہوئے
माँ के पाँव पकड़कर कहने लगा, अम्मा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गया था माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये सब मेरी बेवकूफ़ और जाहिल बीवी की वजह से हुआ है, जिसने आप पर चोरी का ऐसा बदनुमा झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैं उस बेवकूफ़ से बार बार कह रहा था कि मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा, मैं नासिर भाई के पास अभी गया और उनसे भी मैं माफ़ी मांगूंगा। उसके टांग पर जो इलाज का ख़र्चा आएगा वो सारा मैं बर्दाश्त करूंगा। मुझे बस एक गलत फहमी हो गई थी और मुझे माफ़ कर दें। आप प्लीज़ मेरे साथ घर चलें, आपके बगैर घर बिल्कुल वीरान है। पड़ोसन ज़ैनब, जो काशिफ़ की इस सारी मक्कारी ड्रामेबाजी को देख रही थी, उससे बर्दाश्त ना हुआ और वो सख्त लहजे में काशिफ़ को टोकते हुए बोली, काशिफ़, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? तुम कैसे इंसान हो? तुम अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा शर्मनाक सलूक करते हो। मजीदा खाला ने मुझे सब कुछ बताया है तुम्हारे बारे में कि अपनी माँ के साथ तुम कैसा सलूक करते हो। रात को बिजली जाने पर इन्हें प्यास लगने पर एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते और उल्टा गली में फेंकने की धमकियाँ देते हो। तुम कैसे बेटे हो? कल को अगर तुम्हारी औलाद जवान हो जाए और वो तुम्हारे साथ ऐसा बदतरीन सलूक करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या तुम्हारे दिल में ज़रा भी खौफ खुदा नहीं है? ज़ैनब की इन सख्त बातों पर काशिफ़ खामोश खड़ा रहा। उसके पास सफाई देने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपनी पेंशन की रकम बचाने के लिए बार बार ड्रामाई अंदाज में अपनी माँ के कदमों में गिर रहा था, रो रहा था, उसके हाथ चूम रहा था और पैरों को छू रहा था, माफ़ी की इल्तिजा कर रहा था। मजीदा एक इंतहाई सीधी सादी, नरम दिल, साबिर औरत थी। वो अपने बेटे की इस मक्कारी को ना समझ सकी। वो यही सोच रही थी कि शायद मेरे बेटे को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है और इसका ज़मीर वो जाग गया और वह सच्चे दिल से शायद आज मुझसे माफ़ी मांग रहा है। एक माँ का दिल तो वैसे भी मोम की तरह होता है। उसने फ़ौरन अपने बेटे के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, उसके आंसू पहुँचे और नरमी से कहा, चल बेटा काशिफ़, ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है, घर चलते हैं। मैंने तुझे माफ़ किया, अल्लाह भी तुम्हें हिदायत दे और माफ़ करेगा। काशिफ़ अपनी माँ के साथ घर चला गया, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी मक्कारी का नकाब उतर गया। उसने फ़ौरन अपनी असलियत दिखाई, फ़ौरन अपनी माँ की तरफ रुख किया और सख्त लहजे में बोला, अम्मा, आइंदा ऐसा ड्रामा मत कीजिएगा। बग़ैर बताए आप घर से चली जाती हैं। माशरे में हमारी कोई इज़्ज़त है, मकाम है, हमारी इज़्ज़त का ख्याल किया करें। ऐसे ही मुँह उठाकर आप किसी गैर के घर चली जाती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं कह रहा हूँ आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर कदम रखते ही काशिफ़ के रवैये का ये अचानक और मुकम्मल बदलाव देखकर बेचारी माँ मजीदा वो हैरान हो गई और सोच रही थी कि इस बेगैरत के साथ मुझे नहीं आना चाहिए था। उसका दिल एक बार फिर टूट गया। वो सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसा बेटा है जो बार बार माफ़ी मांग रहा था और घर आते ही एक पल में सब बदल गया। मजीदा अपने कमरे में आई। इस कमरे के एक कोने में एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक रखा हुआ था। मजीदा आहिस्ता आहिस्ता उस संदूक के पास गई। इस संदूक के अंदर कपड़ों के नीचे एक पुरानी धुंधली सी फाइल रखी हुई थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। ये वो फाइल थी जो मजीदा के शौहर ने अपनी वफ़ात से कुछ देर पहले अपनी बीवी के हवाले की थी और वसीयत करते हुए कहा था कि मजीदा, हालात बहुत ख़राब हैं। अगर कभी ज़िंदगी में हमारा बेटा काशिफ़ नाफरमान हो जाए, तुम पर जुल्म करे, हद से बढ़ जाए, तो खामोशी से ये फ़ाइल उठाना और सीधी डीसी हाउस चली जाना। मजीदा ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला। उसने कई बार इस संदूक के पास जाकर फ़ाइल को हाथ लगाया, लेकिन हर बार बग़ैर टच किए, बग़ैर उस फ़ाइल को खोले, खाली हाथ वापस आ जाती, दोबारा उस फ़ाइल को वहाँ रख लेती। उसका दिल यही सोचता कि शायद मेरा बेटा सुधर जाए, शायद उसे अपनी गलती का कभी न कभी एहसास हो और वो सीधे रास्ते पर आ जाए। वो बार बार अपने ज़ालिम बेटे को सुधरने का मौका दे रही थी, लेकिन काशिफ़ के रवैये, बदसलूकी में किसी किस्म का कोई बदलाव, कोई तब्दीली ना आ सकी। अभी नासिर पर हुए तशद्दुद उसके सानहे को चंद ही दिन गुजरे थे कि काशिफ़ के दिल में अपनी बूढ़ी माँ और बीमार माँ का कोई ख्याल बाकी न रहा। एक शाम काशिफ़ अपने कमरे में आया। अपनी माँ मजीदा के पास जाकर इंतहाई बेनियाजी से कहने लगा, माँ, बात यह है कि मेरे एक गहरे और करीबी दोस्त की शादी है। हम शहर से बाहर जा रहे हैं। खतीजा भी मेरे साथ ही जाएगी। आप 2 दिन के लिए इस घर का और अपना ख्याल रखिएगा। मजीदा ने हैरत से अपने बेटे का चेहरा देखा और फिर कांपती हुई आवाज़ में कहा कि बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम दोनों चले गए तो मैं
इस घर में अकेली उम्र के इस हिस्से में मैं कैसे रहूँगी? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे तो चला भी नहीं जाता। ऐसा करो, मुझ पर एहसान करो, मुझे बस 2 दिन के लिए अपनी बेटी राहत के घर छोड़ आओ। जब तुम वापस आओगे तो मुझे वहाँ से ले आना। काशिफ ने माँ की बात सुनते ही चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजा लिए और फिर बोला कि माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? शायद आप सठिया गई हैं। मैं कोई आपको राहत के घर छोड़ने नहीं जा रहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। मैंने फ्रिज में खाना रख दिया है, जब आपको भूख लगे तो किचन में जाकर खाना गर्म करके खा लीजिएगा। बस 2 दिन की ही बात है, शायद 2 दिन से ही पहले मैं कल शाम को वापस आ जाऊंगा। बस एक रात आप गुजारा कर लें। काशिफ ने माँ की एक ना सुनी और अपनी बीवी खदीजा के साथ घर के मरकज़ी दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर शॉपिंग और शादी में शिरकत करने के लिए वो घर से रवाना हो गया। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था, अंधेरा था। मजीदा को शदीद भूख और कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसने हिम्मत जमा की, चारपाई से उतरकर लाठी का सहारा लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज की तरफ कदम बढ़ा रही थी कि अचानक लाठी का तवाज़न बिगड़ा और उसका पाँव फिसल गया। मजीदा बहुत बुरे तरीके से पक्के फर्श पर नीचे गिर पड़ी। उसको बहुत बड़ी चोट लगी। उसका सर सीधा सिहन के कोने में जा लगा, सख्त पत्थर से टकरा गया। सर पर शदीद चोट आई थी और खून बहने लगा। वो दर्द की शिद्दत से कराह रही थी, लेकिन घर पर तो कोई भी मौजूद नहीं था जो उसकी मदद करता। वो बेबस ज़ख्मी माँ सारी रात शदीद सर्दी में और दर्द के आलम में उसी ठंडे फर्श पर बेहोश पड़ी रही। आज मजीदा को यही एहसास महसूस हो रहा था कि शायद ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है और वो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। फर्श पर लेटे हुए उसे अपना माजी याद आ रहा था। इसी घर में वो दुल्हन बनकर आई थी। अपने शौहर की कितनी वो फर्मा बरदार थी। उसका छोटा सा ख्वाब था, छोटा सा घर था जो उसने अपनी आंखों में सजाया था। फिर काशिफ पैदा हुआ, वो कितनी खुश हुई। बेटे की तालीम तरबियत पर उन्होंने कितना खर्च किया था, मगर अफसोस आज वही बेटा इतना पत्थर दिल साबित हुआ। अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली ज़ैनब के बेटे आमिर की नज़र इत्तफाक से मजीदा खाला के घर की कम ऊंची दीवार से सिहन पर पड़ी। उसने मजीदा खाला को देखा, ज़मीन पर वो बेहोश है। उसके हाथ पाँव फूल गए। आमिर ने फ़ौरन दीवार फैलाकर अंदर कदम रखा और दौड़कर मजीदा खाला के पास पहुंचा। मजीदा शदीद बेहोश थी। उसका जिस्म वो बेसुध पड़ा था और वो 2 दिन से भूखी प्यासी ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ी थी। आमिर ने एक लम्हा ताख़ीर ना की। उसने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली और मजीदा खालत को हस्पताल लेकर गया। आमिर एक गैर होते हुए भी अपने पास से पैसे लगाकर मजीदा खाला का वो इलाज करवा रहा था। अद्वियात उसने ख़रीदी, डॉक्टरों से मरहम पट्टी करवाई। चंद घंटों बाद मजीदा को थोड़ा सा होश आया और डॉक्टरों ने उसे घर जाने की इजाज़त दी। तो आमिर ने निहायत एहतराम से कहा कि खाला चलें, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। मजीदा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके लहजे में अजीब सा एक मजबूत फ़ैसला और सर्दी थी, ऐसा लहजा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने आमिर का हाथ थामा और कहा, बेटा आमिर, अब मैं उस घर में तो कभी नहीं वापस जाऊंगी। मैंने फ़ैसला कर लिया। तो मुझ पर बस एक और एहसान करो। तुम उस घर में जाओ, वहाँ कोने में एक पुराना संदूक रखा है। इस संदूक की चाबी मैं तुम्हें देती हूँ। संदूक के अंदर एक फ़ाइल है, वो फ़ाइल लेकर मेरे पास आना। आज मैं वो काम करने जा रही हूँ जिसके बारे में मैं पिछले कई सालों से सोच रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। मैं तो अपने बेटे को मौका दे रही थी, लेकिन शायद इसकी किस्मत में हिदायत नहीं। आमिर फ़ौरन काशिफ के घर गया, संदूक से वो पुरानी फ़ाइल निकाली, सीधा राहत के घर पहुंचा जहां मजीदा को उसने पहले ही मुंतकिल किया था। मजीदा ने जब अपनी बेटी राहत के घर में कदम रखा तो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। वहाँ ज़ख्मी नासिर को देखा और उसका बीमार नवासा अजलान की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने आमिर से कहा कि बेटा आमिर, मुझे और नासिर को फ़ौरन डीसी हाउस ले चलो। नासिर टूटी हुई टांग और बिसाखियों के सहारे अपनी सास मजीदा के साथ डीसी हाउस पहुंचा, लेकिन वहाँ मौजूद क्लर्क ने सख्ती दिखाई। उसके पुराने और वसीदा कपड़े देखकर इन्हें दरवाज़े पर ही रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। इत्तफाक से डीसी साहब अपने कमरे में ही मौजूद थे। वो बाहर शोर सुन रहे थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे खड़ी हुई थी और एक मासूर शख्स वो क्लर्क उन्हें रोक रहा था।
डी सी साहब ने खिड़की से झांक कर गौर से देखा तो उसको ये चेहरा एक जाना पहचाना सा लगा। डी सी साहब के चेहरे पर गैर मामूली एहतराम के तासुरात उभर आए। उन्होंने फ़ौरन क्लर्क को हुक्म दिया कि ये क्या कर रहे हो, इन दोनों को इज़्ज़त के साथ फ़ौरन मेरे कमरे के अंदर ले आओ। मजीदा जैसे ही लाठी का सहारा लेकर कमरे में दाखिल हुई तो डी सी साहब अपनी ऊंची कुर्सी से उठा, आगे बढ़ा और सबके सामने झुककर मजीदा के पैर उसने छुए। डी सी साहब ने इंतहाई अदब और जज्बाती लहजे में कहा, उस्तानी साहबा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका वही पुराना शागिर्द सिकंदर हूँ। उस्तानी जी, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ़ की? आपको क्या हुआ? मुझे एक पैगाम भिजवा देती, मैं ख़ुद आपके घर हाजिर हो जाता, आपके कदमों में हाजिर होता। मजीदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। काफ़ी अरसा बाद वो सिकंदर को देख रही थी। उसे याद आया कि ये वही सिकंदर था जो बचपन में यतीम था, जिसका वालिद इसके बचपन में ही फौत हो गया था और मजीदा ने उसे मुफ्त पढ़ाया था क्योंकि ये बहुत गरीब था और इसकी सरपरस्ती की थी। आज वही यतीम बच्चा अपने बड़े सरकारी ओहदे पर था। मजीदा ने सिकंदर के सर पर हाथ फेरा और दुख भरे लहजे में बोला कि बेटा सिकंदर, मैं अपने बेटे काशिफ की वजह से बहुत परेशान थी। मैंने साल हा साल इंतज़ार किया कि शायद वो सुधर जाए, वो उसका रवैया ज़मीर बेदार हो जाए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। अफसोस वो दिन ब दिन ज़ालिम होता गया। आज मैं अपने मरहूम शौहर की वसीयत के मुताबिक ये फ़ाइल लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं नहीं जानती इस फ़ाइल में क्या लिखा है। डीसी सिकंदर ने फ़ौरन फ़ाइल खोली और उसका मुताला शुरू किया। फ़ाइल में मजीदा के मरहूम शौहर के तस्दीकी ये कानूनी वसीयतनामा और जायदाद की असल असनाद मौजूद थी, जिन पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी तमाम जायदाद, घर और असासों की मालकन मेरी बीवी मजीदा होगी। उसे ये कामिल और कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो अपना ये घर और अपनी तमाम जायदाद जिसके नाम चाहे मुंतकिल करे, उसे कोई नहीं रोक सकता, और अगर बेटा नाफरमान निकले तो उसे हर किस्म की विरासत से आग कर दिया जाएगा। डीसी सिकंदर ने तमाम कानूनी कागजात देखने के बाद मजीदा से पूछा, उस्तानी साहबा, आप बताएं, आपका क्या हुक्म है, क्या चाहती हैं आप? मजीदा ने पुख्ता आवाज़ में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि सिकंदर बेटा, मेरी बेटी राहत इंतहाई गरीब है। उसका शौहर माजूर हो चुका है। ज़ालिमों ने, पुलिस वालों ने उसको माजूर बनाया। मेरा नवासा वो भी बीमार रहता है। मैं अपनी ये तमाम जायदाद, अपना ये घर अपनी बेटी राहत के नाम करती हूँ और अपने उस नालायक काशिफ बेटे को घर से, अपनी तमाम जायदाद से, हर किस्म के ताल्लुक़ से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक़ और आग करती हूँ। डीसी सिकंदर ने अपनी उस्तानी मजीदा के ये बयान और ये फ़ाइल्स को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरन तमाम ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कराई। जितना जल्दी हो सके उसने काम किया। मजीदा के शौहर का वसीयतनामा और तमाम जायदाद कानूनी तौर पर उसकी बेटी राहत के नाम मुंतकिल हुई। डीसी साहब ने बग़ैर किसी ताख़ीर के पुलिस के आला हुक्काम को ये अहकामात जारी किए कि काशिफ के घर को फिलफौर जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकाला जाए, कब्ज़ा हकीकी मालिक यानी मजीदा उसकी बेटी के हवाले किया जाए। अगली सुबह काशिफ और उसकी बीवी खतीजा शादी की तकरीब से वापस घर लौटे। घर का माहौल देखकर उनके होश उड़ गए। घर के बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी और मोहल्लेदार उनका हजूम था। काशिफ ने घबराकर अंदर कदम रखा ही था कि पुलिस के एक सीनियर अफसर ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया और काशिफ के हाथ में कोर्ट और डीसी हाउस के अहकामात वो थमा दिए। पहले तो उसे यकीन ना आया, लेकिन फिर पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा कि काशिफ साहब, ये घर अब आपकी मलकियत नहीं रहा। आपकी वालिदा ने अपने मरहूम शौहर की वसीयत के मुताबिक ये तमाम जायदाद अपनी बेटी, अपनी छोटी बेटी राहत के नाम मुंतकिल की है और आपको इस जायदाद से कानूनी तौर पर आग और लाताल्लुक़ कर दिया है। आपके पास अपने कपड़े और सामान उठाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। इसके बाद हम आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, लिहाजा जल्दी करें। काशिफ के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथों से कागजात छूट गए। खतीजा ये सुनकर चीखने चिल्लाने लगी, ऐसा ऐसा कैसे मुमकिन है? हम कहाँ जाएंगे? ये बूढ़ी औरत ऐसा हमारे साथ कैसा कर सकती है? ये घर तो हमारा था। लेकिन पुलिस एहलकारों ने सख्ती से काम लेते हुए दोनों का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसी असना में मजीदा, राहत, नासिर
اور معصوم اذلان وہاں پہنچے۔ کاشف نے جیسے ہی اپنی بوڑھی ماں کو دیکھا وہ اپنی تمام اکڑ غرور بھول گیا۔ وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پیروں میں گر پڑا، ایک بار پھر معافی مانگنے لگا، اس کی ٹانگیں پکڑ لیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگا کہ ماں مجھے بس آخری موقع دے دیں، معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اماں میں اس طرح آپ ہمیں سڑک پر نہ پھینکیں، میں کہاں جاؤں گا، کہاں مروں گا، مجھے ایک آخری بس موقع دے دیں۔ لیکن اس بار مجیدہ کا دل بھی پتھر ہو چکا تھا۔ اس نے بارہا اپنے بیٹے کو سدھرنے کا موقع دیا تھا، لیکن ہر بار کاشف نے اس کی ممتا اور صبر کا تماشا بنایا تھا۔ مجیدہ نے اپنے پیر پیچھے کر لیے اور کاشف کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا کہ کاشف، میں نے تمہیں بہت موقع دیے، شاید ہی کوئی ماں اتنا برداشت کر سکے، لیکن تم نے میرا احساس نہ کیا، میری پیاس، میری عزت کا تمہیں ذرا بھی احساس نہ تھا۔ تم نے اپنے بے گناہ بہنوئی کی ٹانگ توڑ دی، اپنی سگی ماں پر چوری کا جھوٹا الزام بھی لگایا۔ بیٹا اب بہت دیر ہو چکی ہے، جاؤ اور اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ پولیس نے کاشف اور خدیجہ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور گھر کا قبضہ راحت اور اس کے خاندان کے حوالے کر دیا۔ مجیدہ نے اب اپنی پینشن کی وصولی کا طریقہ کار وہ بھی قانونی طور پر بدلوا لیا اور ہر مہینے اپنی 80,000 کی وہ جو پینشن تھی خود اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کرنے لگی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی پینشن اور جائیداد کے پیسوں سے اپنے نواسے اذلان کا شہر کے بہترین ہسپتال میں اعلیٰ ترین ڈاکٹروں سے علاج کروایا۔ چند ہی مہینوں میں اذلان کے پیٹ کی یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کا پیٹ پھولنا بند ہو گیا تھا اور وہ بالکل صحت مند اور تندرست ہو کر کھیلنے کودنے لگا اور مجیدہ کے دل کو سکون حاصل ہوا۔ ناصر کا علاج بھی اچھے ہسپتال میں کرایا گیا، جس سے اس کی ٹانگ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ راحت کا پورا خاندان اب خوشحالی اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوسری طرف کاشف اور ختیجہ وہ کافی پریشان ہیں اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد ان کے پاس رہنے کی کوئی چھت نہیں۔ کاشف نے شہر کے ایک تنگ اور گندے علاقے میں کرائے کا ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا۔ کاشف کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی، اس لیے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے منڈی میں مزدوری اور سخت مشقت کرنے لگا، جس نے اسے تھکا دیا کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی مزدوری نہیں کی تھی۔ ختیجہ جو ہمیشہ ناز اور آرام کی عادی تھی، اس تنگی اور غربت کو برداشت نہ کر سکی۔ جس شوہر کے ساتھ وہ محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، آج اسی کاشف کی غربت میں اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ختیجہ کاشف سے جھگڑا کر کے اسے اس حال میں چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی اور بعد میں اس سے طلاق بھی لے لی۔ کاشف اب بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ دن بھر کڑی دھوپ میں مزدوری کرتا تھا، رات کو چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کر کے بس روتا رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ اب وہ پینشن کے 80,000 روپے تھے، نہ ہی عالیشان گھر تھا، نہ ہی بیوی تھی اور نہ ہی ماں کی دعا شامل تھی۔ کاشف اب ہر لمحہ اپنی غلطیوں اور والدین کی نافرمانی پر خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بے شک والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ان کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔